हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। आज का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन कोएलिशन एरा। गठबंधन काल में जो लोक प्रशासन की भूमिका है वो किस प्रकार की होती है। इस व्याख्यान में मैं बात करूंगी जो विश्व में दलीय व्यवस्था है वो कैसी है, गठबंधन किस प्रकार का है, कैसे होता है, और विशेषकर भारत के संदर्भ में जो लोक प्रशासन की भूमिका है वह गठबंधन काल में किस प्रकार की रही है। तो जो विश्व में दलीय व्यवस्था है, अगर हम इन देशों में दलीय व्यवस्था की बात करें तो तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक वो देश है जिनमें एक दलीय व्यवस्था होती है, कुछ देशों में द्विदलीय व्यवस्था है और कुछ देशों में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। जो एक दलीय व्यवस्था है वहां पर जो एक दल है क्योंकि तो वह बहुमत में आता है, उसी के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। द्विदलीय व्यवस्था में जो एक पार्टी है वो हमेशा बहुमत में रहती है तो उसके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। और जो बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं उनमें या तो एक पार्टी के द्वारा बहुमत हासिल होता है और कभी कभी बहुमत ना मिल पाने की स्थिति में एक दल को गठबंधन सरकारों का गठन किया जाता है। अब ये गठबंधन क्या है? ये जो गठबंधन है, जब एक राजनीतिक व्यवस्था में एक दल विशेष को जो बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसे स्थिति में दो या दो से अधिक दल एक साथ आते हैं और सरकार का गठन करते हैं। तो इस प्रकार की सरकारों को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। गठबंधन दो प्रकार से होता है। एक गठबंधन वह है जो चुनावों से पूर्व होता है और एक गठबंधन चुनावों के पश्चात होता है। चुनावों से पूर्व का जो गठबंधन है उसमें जो राजनीतिक दल हैं वो एक विचारधारा से के समानता रखते हुए होते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं, या विभिन्न विचारधारा वाले दल भी एक साथ आते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करते हैं और उसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के पश्चात सरकार का गठन किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो गठबंधन है वह है कि जब चुनावों के परिणामों के पश्चात जो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता तो ऐसे स्थिति में जो दल हैं वो एक साथ आते हैं और फिर सरकार का गठन करते हैं जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के गठबंधन जो बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं उनमें पाए जाते हैं। अब इस व्यवस्था की बात करें तो भारत में क्या व्यवस्था विद्यमान है। तो भारत में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अगर हम कहें कि जो हमारी शासन व्यवस्था है जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है उस पर आधारित है और इसमें जो व्यवस्था है कि जो दल बहुमत में आता है उसके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, परंतु अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक दलों के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम रहा था और 1967 में जो स्टेट लेवल पर प्रथम बार कोएलिशन गवर्नमेंट का अगर हम कहें गठन किया गया था और 1977 में जो सेंट्रल लेवल पर है वहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट का गठन किया गया था। उसके पश्चात राज्यों में और अगर विशेषकर हम बात करें 1989 के पश्चात केंद्र में जो कोएलिशन सरकारों का गठन किया गया है तो एक प्रकार से वह यह दिखलाता है कि भारत में जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषताएं बन चुकी हैं, वो चाहे राज्यों पर हो या वो केंद्र स्तर पर हो। अब हम बात करते हैं कि जो ये कोएलिशन इरा है, इस कोएलिशन इरा में जो लोक प्रशासन की भूमिका है वो किस प्रकार की है। अब हम इसे भारत के संदर्भों में यदि इसका विश्लेषण करें तो हमारे यहाँ पर दो तरीके की कार्यपालिका है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और दूसरी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाकर अपने इसी चैनल पर मैं डाल चुकी हूँ कि ये दोनों जो कार्यपालिकाएं हैं इनमें किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कार्यपालिका है वह किस प्रकार से इस कोएलिशन इरा में उसकी भूमिका रहती है।
तो जो कॉएलिशन इरा है, जो कि 2 या 2 से अधिक दलों के द्वारा जिसमें सरकार का गठन किया जाता है और सरकार के द्वारा ही इसमें गठबंधन सरकार के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है वह तो यह है कि यहाँ पर जो अस्थिरता है वो थोड़ी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे दल एक साथ मिलकर आते हैं, विचारधाराओं के आधार पर वो भिन्न होते हैं, यद्यपि वो पॉपुलर ओपिनियन तो दर्शाते हैं, जो कि एक से ज्यादा या एक से अधिक दलों का प्रतिनिधित्व सरकार के गठन में होता है, तो वहां पर वो पॉपुलर ओपिनियन तो है, लेकिन उसी के साथ साथ अस्थिरता भी देखने को मिलती है। तो ये जो काल है, इसमें अब लोक प्रशासन की भूमिका क्या है? लोक प्रशासन की भूमिका को देखने के लिए अगर हम इसको व्यवस्थापिका से आरंभ करें, तो जो व्यवस्थापिका है उसकी स्थिति जो है वह थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे दल एक साथ मिलकर आते हैं और दलों का जो एक महत्वपूर्ण अगर हम कहें उद्देश्य रहता है, वो लक्ष्य रहता है, वह है सरकार को एक जो कार्यकाल है निश्चित कार्यकाल तक बनाए रखना। तो वो जो लक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो नीति निर्माण मुख्य मुद्दों पर आवश्यक होता है वो पीछे छूट जाता है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी और चीज इसमें आ जाती है वह है कार्यपालिका की जो शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यवस्थापिका में अस्थिरता दिखलाई देती है तो उसका प्रभाव कार्यपालिका के ऊपर भी पड़ता है। ये जो गठबंधन है, गठबंधन में जो कि विभिन्न विचारधाराओं के दल एक साथ आते हैं, तो वहां पर अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन दलों के मध्य एक निरंतर रस्साकसी अगर हम कहें तो वो चलती रहती है, खींचतान चलती रहती है सत्ता को लेकर। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका के द्वारा, राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा जो दिशा निर्देश जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है उसको जो दिए जाने चाहिए उनका अभाव देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में जो लोक प्रशासन है उसकी जो भूमिका है उसमें एक निरंतरता का अभाव पाया जाता है। इसी के साथ जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, जो कि वह गठबंधन के आधार पर आधारित गठित हुई है, तो उसमें अगर हम कहें कि जो अनुभवी मंत्री होते हैं उनका अभाव होता है। अभाव इन संदर्भों में कि सरकार जो उसकी जिस समय के लिए उसका गठन होता है उसमें बीच बीच में उसमें जो परिवर्तन होता रहता है, मंत्रियों के जो मंत्रालय हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो उसमें एक विशेषज्ञता जो मंत्रियों की अपेक्षा की जाती है उसमें कमी रहती है। तो ऐसे स्थिति में जो स्थायी कार्यपालिका है, उस स्थायी कार्यपालिका की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्थायी कार्यपालिका में जो अगर हम देखें जो प्रशासक होते हैं वो जहां पर दक्ष होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, वह उन आंकड़ों पे जिस विभाग में वो काम करते हैं उसमें वो विशेषज्ञता रखते हैं, तो उनकी जो भूमिका है वो और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे जैसे राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका कमजोर होगी, उसमें अस्थिरता आएगी, तो उसका प्रभाव जो स्थायी कार्यपालिका है उस पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और उसी का प्रभाव होता है कि ये जो स्थायी कार्यपालिका है उसकी भूमिका और अधिक मजबूत हो जाती है। वो भूमिका जो केवल नीति को लागू करने में पहले रहती है, वह अब उससे और आगे बढ़ जाती है। यद्यपि वह अपनी भूमिका नीति निर्माण में भी रखती है, लेकिन जब कॉएलिशन इरा होता है तो ऐसे समय में जो लोक प्रशासक हैं उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रभावी हो जाती है। और अगर कहीं नीति निर्माण की को लेकर या जो भी मंत्रियों के द्वारा व्यवस्थापिका में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, तो वहां पर लोक प्रशासन की भूमिका और महत्वपूर्ण उभर कर सामने आती है। तो अगर गठबंधन युग में हम लोक प्रशासन की भूमिका देखें तो वह थोड़ी परिवर्तित नजर आती है। उसमें जो भूमिका है लोक प्रशासन की और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और अधिक महत्वपूर्ण अपेक्षित जनता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो अस्थिरता बनी रहती है उस अस्थिरता में जो
लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो नीतियों का निर्माण किया गया है उनको लागू करने में एक निरंतरता बनी रहे, तो वहां पर ये भूमिका और अधिक स्पष्ट, प्रभावी और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।